मैंने देखा कि अंदर जाके देखा कि पुलिस आ रखी थी। फिर मैंने देखा ना बेड पे तो मम्मा लेटी थी। अच्छा माँ बेटा सच्चाई बताओ क्या मामला है। कोई बात नहीं, मेरे से दक्ष बताता है कि पापा मेरी मम्मी बोली कि मैं तुम्हें नया जो मेरा फ़ोन है मैं तुम्हें दे दूंगी, और आप एक काम करो, मेरे अपनी मौसी के पास फ़ोन करके ये बोल दो कि पापा ने ऑल आउट पिलाया है। पर लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए जैसे जैसे अब ये तारीख 22 तारीख की जो तारीख आ रही थी, 22/9/2021 की तारीख, उसके मन में कुछ ऐसी बेचैनी लग रही थी कि अब मुझे क्या बयान देना है, मैंने जो किया वो गलत किया ठीक किया है। तो मेरा बड़ा भाई बोलता कि मुझे नहीं पता भाई इस बात का। तो उसी दौरान मेरी पत्नी सालू बोली कि जेठ जी आपको सब पता था। तो ये जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि समाज में किस तरह से आए दिन परिवार टूट रहे हैं और किस तरह से उनके बच्चों से माँ बाप बिछड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगी जिस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक पुलिस प्रशासन में काम करने वाला व्यक्ति को इतनी बड़ी पारिवारिक प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अक्सर पुलिस का जब जब नाम आता है तो हमारे जहन में एक बात आती है कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं मनमानी करते नजर आते हो, तानाशाही करते नजर आते हो और कानून का दुरुपयोग करते नजर आते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? तो इसी कड़ी में मेरे साथ में है मंजीत जी। उन्हीं से जानना चाहूंगी, मंजीत जी, जिस तरह से जो आपके साथ में घटना हुई है और जिस घटना को आप पिछले कई सालों से झेल रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपके बच्चे आज आपके साथ में हैं और बिना माँ के बैठे हैं। नीनू जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद बोलूँगा कि आप इस कीमती समय निकाल करके मेरे पास आए। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ बड़ा दुखद है। जो एक अच्छा ईमानदार पुलिस होने के नाते आज जो मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है, जो मेरी पत्नी सालू है, वो एक बेबुनियाद आरोप है। और तो और एक मेरे बच्चे को साथ में लेकर के आरोप लगाया कि मेरे बच्चे ने ये कहा है कि मेरे को ऑल आउट पिलाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और आज तक किसी प्रकार की मैंने ना तो मारपीट की है, ना कोई आरोप लगाए किसी प्रकार से। एक ये 2019 के लमसम की बात है, एक दुर्घटना मेरे जीवन में घटी थी मेरी वाइफ के साथ। तो उसने मेरे को बताया था, वो किस दौरान बताया था कि मैं जब मेडिकल पे चल रहा था तो मेडिकल से मेरी वापसी होनी थी। ये मुझे डेट अभी याद नहीं आ रही, जैसे कि मैं डेट बता भी दूंगा, वो FIR दर्ज हुई थी उसके दौरान बता सकता हूँ। तो वो उस टाइम में जो हुई घटना इस तरीके से हुई थी कि मैं जब मेडिकल वापसी कराने के लिए जा रहा था, तुरंत मेरी बुआ की एक बरौना का जो गांव है वहाँ से फ़ोन आया कि तुम्हारी बुआ एक्सपायर हो गई है, आप वहाँ पे आना और ऐसे ऐसे अंतिम संस्कार होगा। तो मैं वहाँ पर चला गया। जो मेडिकल से वापसी होनी थी, फिटनेस से लिखवाना था मैंने, तो मैं वो मेडिकल जो कागज़ था मैंने ले के नहीं जा पाया। तो मैं वहाँ पर जब अंतिम संस्कार हुआ तो मुझे जेब में हाथ मार के देखा मैंने, तो वहाँ पर मेरे पास मेडिकल जो था कागज़ वो नहीं मिला। तो मैं वापसी बहादुरगढ़ आया, अपने घर पर आकर देखा तो मेरी पत्नी मेरे घर पे नहीं थी। तो मैंने सोचा कहीं मार्केट में गई होगी, मैं कोई बात नहीं आ जाएगी। तो जैसे वो 1-1.5 घंटे बाद आई तो मैंने पूछा उससे कि आप कहाँ पे थे। तो उसने बोला कि मैं अपनी जो कुछ बुकरम लेने गई थी, कपड़े का सामान। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कितनी देर हो गई? तो बोली मैं 10 मिनट के करीब हुआ है। तो 10 मिनट का नाम लेने के बाद मुझे डाउट हुआ कि भाई मैं 1.5 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और 10 मिनट का नाम ले रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला कहाँ से लेके आए थे? तो उसने बताया कि बहादुरगढ़ जो मैन बाज़ार है वहाँ से लेके आए। तो मैंने सोचा माँ चलो भाई पता करते हैं। वो ये बात सुन करके तो घबरा गई, फिर भी वो मेरे साथ चली अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो मैं मार्केट में गया और मैंने 3 दुकानदार से पूछा कि भाई ये आई थी, जैसे कि उसने बताया मैं यहाँ से ले गई। तो तीनों दुकानदारों ने मना किया कि मेरे पास तो आप नहीं आए, आप झूठ बोल रहे हो। तो मुझे और पुख्ता सबूत मिल गया कि ये झूठ बोल रही है। तो मैंने घर पे उसको लेकर आया और मैंने बोला कि आप सच सच बताओ मामला क्या है, नहीं तो आज मैं मरूंगा या आपको मरना पड़ेगा। मामला क्या है, सच्चाई बताओ। तो उसने बताया कि जो आपका भाई का लड़का है, जो आपका भतीजा नवीन, उसने मुझे बुलाया था और मैं वहाँ गई थी। माँ क्यों भाई, ये कितने दिन से चल रहा है? तो उसने बताया ये 2 या 3 साल से चल रहा है। माँ भाई आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप एक सरकारी कर्मचारी हो और आपको मैं बताती तो आप कुछ हमला करते और वो घायल होता है, चोट लगती या मर जाता, तो आपकी नौकरी भी जाती, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद। मैंने बोला कि माँ ये जो आपने मेरा जो मान सम्मान जो गिराया है, इज्जत जो गिराई है, या नौकरी से बढ़ के है क्या? तो उसने कुछ जवाब ना देते हुए बोला कि अब मेरे से गलती हो गई, जो आप देख लो। माँ इस बात का किसको पता है? तो उसने बोला कि इस बात का आप मेरे जेठ जी को पता है और मेरी जो जिठानी उसको भी पता है
और उनके दोनों भाइयों को भी पता है, और उसकी जो बहन उसको भी पता है, और आपके जो आपसे बड़ा जो भाई है वीरेंद्र उसको भी पता है। तो मैंने बोला इन्होंने तो मेरे को नहीं बताया कुछ भी। बोला वो तो मुझे नहीं पता, क्यों नहीं बताया, लेकिन पता इनको सबको है। चलो मैंने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया, ताऊ को बुलाया, मैंने अपने चाचा को बुलाया, मैंने अपनी बड़ी बहन को बुलाया, छोटी बहन को बुलाया। हम परिवार में 5 भाई बहन हैं, मैंने सबको इकट्ठा किया। तो जो मेरा जो बड़ा भाई था सतीश, वो किसी काम के दौरान जम्मू गया हुआ था, जम्मू नौकरी कर रहा था सॉरी, और वो जिंदल कंपनी में कुछ सीनियर मैनेजर पद पे तैनात है। तो वो वहाँ से बोला कि मुझे आने में टाइम लगेगा, ऐसा मुझे पता नहीं हुआ या ना हुआ है, तो मैं आ रहा हूँ। तो वो 2 दिन के बाद वहाँ पर पहुँचा मेरे पास। तो मेरे पास पहुँचने के बाद जो उसका रवैया था, मैं बोला मैं भाई ये क्या अच्छा चल रहा। तो मेरा बड़ा भाई बोलता है कि मुझे नहीं पता भाई इस बात का। तो उसी दौरान मेरी पत्नी सालू बोली कि जेठ जी आपको सब पता था। तो यह बात सुन करके मुझे गुस्सा आया। मैं बोला मैं भाई तू तो दगाबाज है, एक भाई की पीठ पे छुरी मार रहा है, तुम्हें बताना चाहिए था। तो उस दौरान थोड़ी अनबन हुई हमारे बीच, और उन्होंने मेरे पर हमला करने की कोशिश भी की। उसके तीनों लड़के भी आए हुए थे, और उसकी वाइफ भी आई हुई थी, और वो स्वयं खुद भी आया हुआ था। उन्होंने तीनों या चारों ने मिलकर मेरे पर हमला किया, और उस दौरान मेरे को कुछ चोट भी लगी थी। तो फिर वहाँ से परिवार होने के नाते उन्हें छोट छुटाई करके वो घर चले गए। उनका गांव जो है गढ़ी रंडाला है, निजामपुर गढ़ी गांव है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने उससे पूछा सालू से, मगा जी आप क्या चाहते बताइए। बोला जैसे इन्होंने हरकत करी मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ सॉरी। तो हुआ क्या कि वो कंप्लेंट करने के लिए 100 नंबर पर कॉल की, पुलिस बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद बोली कि मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये कई सालों से रेप कर रहा है नवीन, जो सतीश का लड़का है। बोला चलो। फिर हम थाने में गए। वो खुद जब थाने में पहुंची और हम भी साथ में गए, तो उसने एफआईआर दर्ज कराई, डिटेल दी, और एफआईआर दर्ज में सारी उसमें घटना बताई। जो एफआईआर नंबर 205/19 है, उसमें सब डिटेल लिख रहा है। कि उसमें लिख रखा है, मैंने पढ़ा था कि मैं सालू पूरे होशोहवास में बयान दे रही हूँ कि मेरे साथ नवीन सनोप सतीश का और उसका जो भाई मंजीत उस मेरा पति है, और जो नवीन वो सतीश का लड़का है, वो काफ़ी सालों से मुझे रेप कर रहा है। और मेरा जो पति मंजीत है बिल्कुल मेडिकल फिट भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने पति को नहीं बता पाई। लेकिन जब मैं घर पे ना मिलने के कारण, और जब मेरा जो मामला जो ओपन हुआ, तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा। तो उसमें मेरे जो पति है मंजीत को, उसमें कोई उसकी गलती नहीं है, और जो उसकी गलती है जो रेप करने वाला है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसके मैटर में कुछ ऐसा लिखा था, और उसमें एफआईआर नंबर जो 205/19 है उसमें सब लिखा हुआ है। वो कोई भी व्यक्ति उसमें अच्छे से देख सकता है। जैसा कि आपने बताया कि 2019 में जो घटना घटी आपके साथ में और आपके परिवार के साथ में, जिस तरह से आपका भाई और आपका भतीजा है, उन्होंने जो भी आपकी मिसेज है उसके साथ में शारीरिक शोषण किया, और आपने उसको अनदेखा भी किया, एक तरह से हम कहें कि परिवार को देखते हुए आपने माफ़ किया। तो उसके आगे आपका जो पारिवारिक जीवन है कैसा चल रहा था, और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई इन बच्चों को लेकर या आपकी मिसेज को लेकर? जो ये आज घटना जो आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये 15/9/2021 की बात है। ये 2 या 4 दिन पहले। तो मैं ड्यूटी के दौरान थोड़ा लेट आया। मैं 10:30 बजे करीब आया 15 तारीख को। तो मैं बच्चों के 2 ड्रेस लेके आया था। तो 2 ड्रेस लेके आया था। जो मेरा बड़ा लड़का था उसने गेट खोला, मुझे पानी पिलाया, और कपड़े देख करके ये भी सो गया। और उस टाइम मेरी वाइफ जो है वो सालू, वो उठी नहीं, क्योंकि उसके मन में जो उस चीज़ की जिद थी कि फैसला हो जाए उस बात को लेकर के। तो ये 1 महीने से कम ये मुझे टॉर्चर कर रही थी कि इस जो केस चल रहा है इसको फैसला कर लो। इस बात को मैं शायद बता नहीं पाया, अभी मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। तो मैंने कहा कि जो एक पुलिस वाला होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि दोषी को सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसको न्याय मिले। पर लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए जैसे जैसे अब ये तारीख 22 तारीख की जो तारीख आ रही थी, 22/9/2021 की तारीख, उसके मन में कुछ ऐसी बेचैनी लग रही थी कि अब मुझे क्या बयान देना है, मैंने जो किया वो गलत किया ठीक किया है, वो तो उसका मन की वो जाने। पर लेकिन मैंने जो फैसला क्लियर किया था कि मैं भाई दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। आरोप उसने किया तो उस पर, अगर झूठा आरोप उस पर आपने लगाया तो आपको मिलेगी। मेरा एकदम क्लियर सवाल जवाब था। तो लेकिन उसके जो मन में जो इस तरीके से ख्याल चल रहे थे कि वो मेरे से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी। और 20 से 25 दिन से मैं जब ड्यूटी पर जब मैं जाता था तो टिफ़िन भी पैक करके नहीं देती थी।
और मैं अगले दिन मॉर्निंग में आता, 24 घंटे की ड्यूटी होती थी और 24 का रेस्ट होता था। तो मॉर्निंग में जब आता था वो अच्छे से, उसका जो बात का रवैया था वो अलग ही था, उसका जो विचार और मन ठीक तरीके से नहीं था। जी, जो अभी आपके भाई के बेटे हैं, क्या वो जेल में है या बाहर हैं? जो मेरे भाई का बेटा है उसका नाम नवीन है, वो जब ये घटना घटी उसके महीने या 1.5 महीने के बाद, लमसम, मैं फिक्स एकदम राइट डेट नहीं बता सकता, पर लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद ये जो उसी दौरान कुछ महीने 2 महीने बाद ये लॉकडाउन और कोरोना काल की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान ये जो तारीख जो चल रही थी वो तारीख डिले होती जा रही थी। तो तारीख पे ना पहुंचने के बाद, ना बुलाने के कारण, इस तरीके से जो केस का जो मामला होता है, शायद पुलिसकर्मियों को पता होगा इस बात का कि इसका साल से पहले कुछ बेल पे इनको रिहा करना पड़ता है। तो ये बेल पे आया हुआ है और वो बेल पे आया हुआ है और कई दफ़े मुझे मुलाकात भी हुई है। उसका थोड़ा रवैया भी उस तरीके का नहीं है, वो थोड़ा आदमी एटीट्यूड में देखता है। मैं फिर भी उसको नज़रअंदाज करता हूँ, मैं चलो कोई बात नहीं, जो कुछ है कोर्ट में देखेंगे, आप तो छोड़ो। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो आपकी पत्नी है और जो आपके भतीजे हैं नवीन, अब भी इन दोनों की बातचीत होती है? ये मैं क्लियर नहीं बता सकता बात होती या नहीं होती है, लेकिन उनकी मैंने अभी तक कोई सुनाई नहीं दिया कि भी कोई मुलाकात होती है। क्योंकि अभी आपने बताया कि जो अगली डेट लगी है वो 22 तारीख की है और जो घटना घटी है वो, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, उसको बताएंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं, आपकी पत्नी की तरफ से लगातार आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, जबकि कंप्लेंट तो आपकी पत्नी ने ही दी थी इसमें? ये बात मुझे इस तरीके से मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, जो उस पर अब ये 2 या 3 महीने से जो बातचीत कर रही थी उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस से बात कर रही थी वो, जी, उससे पता लग जाएगा, उससे तो क्लियर है। अभी 3-4 दिन पहले क्या घटना घटी है यहाँ पर? ये जो मैं 15 तारीख का जो वाकया बता रहा हूँ, तो 15 तारीख को तो मैं आया था लेट, तो कपड़े लेके आया था, एंट्री की थी। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जब वो कपड़े देखने के लिए, मेरे बच्चे दोनों भी उठे, मेरी मैडम भी उठी थी जिसका नाम सालू, तो वो आकर के देखने लगी। तो उसने एक चीज़ पे जिद करी कि मेरे कपड़े क्यों नहीं लेके आया। तो मैंने कहा कि मैडम ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कपड़ों की कमी भी नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, और रही बात कपड़े की, आपके कपड़े ले आऊँगा मैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, उसने मेरे साथ चिल्लाना और अब शब्द बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला आप ये तो कोई मतलब नहीं, कोई रवैया नहीं इस तरीके से बात करने, और तुमने इस तरीके से बात करनी तो बोलते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो मैं बच्चों के साथ फ़ोन देखने लग गया। उसके दौरान उसने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया, और 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद PCR आई। PCR आने के बाद बोली कि मंजीत जी क्या बात है, आप तो मुलाजिम आदमी, बताओ क्या बात है, मुलाजमान आदमी होने के नाते। तो मैंने बताया, मगर भाई छोटी सी बात है, कपड़े लेके आया था बच्चों के। इस मेरी वाइफ सालू ने बोला कि आप मेरे कपड़े क्यों नहीं लेके आए, इस बात पे झगड़ा किया और उसके बाद फ़ोन कर दिया। तो बोला कि पुलिसकर्मी है तो कोई बात नहीं, तो परिवार में छोटी छोटी बातें हैं, मैं यही बात है। तो मेरी पत्नी को जब पुलिसकर्मी ने बोला कि आप ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और क्या आपकी इच्छा, क्या चाहते हो, मुझे खर्चा चाहिए। तो मैं बोला मैं आपके 2 या 3 हज़ार रुपये तो हर महीने एडवांस खर्चा ही देता हूँ, और जो सैलरी वो भी आपके पास ही रहती है, वो तो आपका है ही। नगर नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए, आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। मैं बोला कि आप एक काम करो, 4,000 रुपये ले लो। तो उसमें भी एग्री नहीं हो रही थी, मुझे 5 चाहिए। मैं कोई बात नहीं, आपके तो पैसे 5 ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा बाहर जाएगा पैसा। पर लेकिन उसका जो रवैया था तो उस तरीके से नहीं था, नहीं मैं कार्रवाई करूँगी, क्योंकि मेरा जो चुप ही रहने का कारण लगा लो, या मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा था कि हो ना सके कुछ ऐसी बात हो जाए मेरे बच्चों के साथ, जीवन में ऐसी घटना तो घट चुकी है और बुरा ना हो जाए। तो इसी प्रकार से ये उस टाइम जो पुलिसकर्मी थे तो बोले कि आप क्या चाहते हो, तो उसने बात को नज़रअंदाज करते हुए बोले कि मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ और मुझे मेरी कंप्लेंट लिखी जाए। तो जो PCR वाला पुलिसकर्मी था वो बोला कि कंप्लेंट तो मैं नहीं लिख सकता, मैं थाने से एक पुलिसकर्मी को बुलाता हूँ और वो कंप्लेंट लिखेंगे। तो पुलिसकर्मी के पास फ़ोन किया, शायद मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल सचिन था, उसके पास फ़ोन किया। वो आने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर वो थाने में से आया तो उस दौरान हम फ़ोन देखने लग गए। तो मेरा ये दक्ष है, मेरा बेटा है, ये बोला कि पापा कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने दक्ष से बोला कि ठीक है बेटा, घूमने चलेंगे हम, कोई बात नहीं। तो मैं दक्ष के साथ बाहर घूमने चला गया। मैं गया था, ये जो कबीर बस्ती है वहाँ पर एक थोड़ा फार्म है, मुर्गी फार्म, वहाँ पे चला गया था मैं दाना घेरने के लिए, और ये मेरा बेटा भी साथ में था। तो उसके 20 मिनट के दौरान मेरे पास फ़ोन आता है हेड कांस्टेबल सचिन का। सचिन बोलता है कि भाई कौन बोल रहे हो, मंजीत बोल रहे हो? मैं बोला कि हाँ जी, कौन? वो बोला कि मैं हेड कांस्टेबल सचिन बोल रहा हूँ, और आपने अपनी वाइफ को ऑल आउट पिलाया है और आपका बच्चा भी कह रहा है, आप कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, मैं ये तो झूठ है भाई, मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, तो ऑल आउट कौन पिलाएगा?
नहीं आपका बच्चा कह रहा है। मैं चलो कोई बात नहीं, वो तो आकर देखता हूँ, मैं घर पे आता हूँ। वो ठीक, आप जल्दी आओ। तो मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद देखा तो वो एक बेड पे लेटी हुई थी और थोड़ी ऐसी ढीली पड़ी थी कि बातचीत अच्छे से कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी और बोल भी अच्छे से रही थी, हाथ पैर भी ठीक हिला रही थी। मैंने बोला कि आपको क्या हुआ? तो उसका जवाब था कि आपने ऑल आउट पिलाया। मैंने ऑल आउट कैसे पिलाया? मैं तो घर पे था ही नहीं। बोले इस बच्चे से पूछ लें। इस बच्चे से मैंने दक्ष से पूछा, माँ बेटा बताओ। तो इसका जो दक्ष का जो जवाब था, इसका स्पष्ट यही जवाब था कि पापा आपने पिलाया। माँ बेटा मैंने तो नहीं पिलाया, मैं था ही नहीं। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं आपने पिलाया। वो मुझे पता नहीं थी क्यों कह रहा है ऐसा। मुझे उस टाइम थोड़ी बेचैनी लगी, है बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन बाद में मुझे पता लग गया, जो मेरे बेटे ने बताया, जो जिसको एडमिट कराया ले जा करके, यहाँ से मैं और हेड कांस्टेबल सचिन गए वहाँ पर, उसको एडमिट कराया। फिर मैंने इसे दक्ष से पूछा, माँ बेटा सच्चाई बताओ क्या मामला है? कोई बात नहीं। मेरे से दक्ष बताता है कि पापा मेरी मम्मी बोली कि मैं तुम्हें नया जो मेरा फ़ोन है मैं तुम्हें दे दूँगी, और आप एक काम करो, मेरे अपनी मौसी के पास फ़ोन करके ये बोल दो कि पापा ने ऑल आउट पिलाया है। तो मैंने फ़ोन लेने के लिए मैंने मौसी के पास फ़ोन कर दिया। इस तरह की घटना घटी। और जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी होने के नाते एक दरिंदगी की जा रही है, ये सब झूठ है, बनाई उड़ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में उनका बेटा भी है दक्ष, जिसने कि उस दिन पुलिस के सामने बयान दिए हैं कि इनके जो पिताजी हैं मंजीत जी हैं, उन्होंने बताया कि इनके बेटे ने स्पष्ट ये बोला है कि मेरे पिता ने मेरी मम्मी को ऑल आउट पिलाई है। तो हम दक्ष से जानना चाहेंगे, बेटा आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, उस दिन जो हुआ था आप बताएं कि जो ऑल आउट थी, क्या पापा ने मम्मी को पिलाई थी? नहीं। तो आपने उस दिन पुलिस वालों के सामने क्यों बोला बेटा कि आप पापा ने पिलाई है? मुझे पता नहीं था। पता नहीं था, मम्मी ने बोला था ये बोलने के लिए? यस। कि बेटा उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पापा सुबह सुबह उठे थे वहाँ से। उस दिन पापा हम कपड़े सुबह पापा लाया था, जब हम देखने लग गए थे, जब उस दिन मम्मी ने बोला कि मेरे कपड़े क्यों नहीं लाए। फिर मम्मी ने कही कि मैं 100 नंबर पर फ़ोन कर दूँगी। फिर पापा ने फिर मम्मी ने, हम तो फ़ोन देखने लग गए थोड़ी देर बेड पर बैठ के। फिर मम्मी ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। फिर हम थोड़ी देर, फिर पापा वो पुलिस वाले आ गए। फिर उनने कहा कि थोड़ी ऐसी लड़ाई होती रहती है, इसलिए आज वो। बेटा जब पुलिस घर पर आई तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर पापा आ गया था। फिर पापा ने कहा, तो मैंने तो कुछ पिलाया भी नहीं। फिर पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारा बेटा भी बोल रहा है कि तुमने ऑल आउट पिलाई है। बेटा आपने क्यों बोला था कि पापा ने ऑल आउट पिलाई मम्मी को? मुझे पता ही नहीं था कि ऑल आउट पिलाई है कि नहीं। नहीं, आपने पुलिस के सामने बोला ना उस दिन कि मम्मी को पापा ने ऑल आउट पिलाई, तो आपने ऐसा क्यों बोला था? कि मम्मी ने कहा था कि फ़ोन मैं दे दूँगी, फिर ऐसे बोल दे। मम्मी ने बोला था, तो आपने बच्चे के मुंह से सुना, और बच्चे कहें कि एक तरह से साक्षात होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपने बच्चे के ही मुंह से सुना। उसने बताया कि उस दिन जो घटना घटी वो मम्मी ने उसको बोलने के लिए कहा था, चाहे वो पुलिस के सामने की बात हो या फिर जो मौसी को फ़ोन कराया गया दक्ष से, उसने साफ साफ कहा है। और मैं यहाँ पर जो दूसरा बेटा भी है उनसे भी जानना चाहूँगी, बेटा उस दिन क्या घटना घटी थी आपके घर पर? मेरे पापा रात को ड्यूटी से आए देर रात को, और फिर हम हमारे लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके आए। फिर सुबह हम चारों सो गए थे। फिर सुबह हुई, हमने कपड़े पहन के चेक करे ना, जब मम्मा बोली कि मेरे कपड़े क्यों नहीं लाए। फिर ऐसे पापा बोले कि है ना, ये तो बच्चों के आगे तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। फिर मम्मी बोली कि ना तुम मेरी ला ही नहीं सकते, ऐसे बोलने लगी कुछ। फिर पापा बोले कि ना तू बोले जा, मुझे आराम करने दे। फिर मम्मा ने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, पुलिस आए। फिर ये बातचीत हुई, फिर ये ख़त्म हो गया। फिर मम्मा ने जिद करी कि ना मुझे कंप्लेन लिखवानी है। फिर ऐसे बोले पुलिस अंकल कि है ना ठीक है, हम तो लिख नहीं सकते, तो है ना हम थाने से कोई एक और को भेज देंगे, वो उनको बता देना।
फिर चले गए पुलिस अंकल। फिर उन्हें देर हो गई थी पुलिस अंकलों को। फिर हम थोड़ी देर फ़ोन देखने लग गए। फिर मैं बोला कि चलो पापा कहीं घूम के आते हैं। फिर हम कहीं घूमने चले गए। फिर किसी का फ़ोन आया। फिर पापा ने वापस बाइक मोड़ ली। फिर हम घर पे आए। फिर मैंने देखा कि अंदर जाके देखा कि पुलिस आ रखी थी। फिर मैंने देखा ना बेड पे तो मम्मा लेटी थी। फिर मैंने हनी से बात कर रहे थे ना पापा और पुलिस अंकल, तो मैंने सुना कि मम्मा ने ऑल आउट पी ली। फिर मैंने हनी से पूछा। फिर हनी ने मुझे बताया कि फ़ोन का लालच दिया हुआ था दक्ष से। फिर उससे बताया फ़ोन का लालच दिया हुआ था। फिर उससे कहलाया कि है ना तुम मौसी से फ़ोन करके कह दो कि है ना पापा ने है ना ऑल आउट पिला दिया मुझे। फिर ऐसे बोली मम्मा हनी से कि ना पुलिस अंकल से भी यही बता देना। तो आपने सुना कि किस तरह से जो स्टेटमेंट दी गई है। हनी, इस बच्चे को घर पे निकनेम से हनी बोलते हैं, वैसे दक्ष नाम है और ये दोनों भाई हैं तो निकनेम से हनी पुकारते हैं। तो उन्होंने बताया है और वही चीज़ मंजीत जी ने बताई है, वही दक्ष ने बताई है और वही चीज़ उनके बड़े बेटे ने बताई है। और एक ही स्टेटमेंट है तीनों की। स्टेटमेंट में कोई भी परिवर्तन किसी तरह का नहीं यहाँ पर हमें सुनने को मिला कि जो घटना घटी है उस दिन इस छोटे बच्चे को लालच दिया गया फ़ोन का और इससे कहलवाया गया कि बेटा मैं आपको अपना फ़ोन दे दूंगी और अपनी मौसी को फ़ोन करके ये बोल दो कि पापा ने ऑल आउट पिलाई है। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और ख़ासकर उन व्यक्ति पर जो कि समाज में एक सामाजिक जीवन जीते हैं और अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी जो जीवन साथी है उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया, क्योंकि अपने जीवन साथी के होते हुए किसी दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना वास्तव में बहुत ही मुझे तो सुनकर भी बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी शादी करता है, बहुत सारे सपने संजोता है, अपने परिवार को साथ जोड़ कर रखता है, पूरा दिन रात दिन ड्यूटी करता है और उनको कमाने के लिए घर पर पैसा लाता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पर्सनली खर्चा भी वो उनको 4-5 हज़ार रुपये देते थे, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिन कठिनाइयों से मंजीत जी जूझ रहे हैं, जो इनका दर्द है वो हमने सुना और इनके साथ में आज कितना बड़ा धोखा हुआ है आपने खुद सुना है। तो यहाँ पर खासकर मैं समाज में इस तरह की महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि इस तरह की घटनाओं को आप अंजाम ना दें और सामाजिक दायरे में रहकर अपने परिवार को संभालें। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा होता है और उसमें एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। लेकिन जब ये विश्वास टूटता है तो वास्तव में बहुत सारे सपने टूटकर चकनाचूर होते हैं और एक परिवार बिखर जाता है। परिवार के साथ साथ में एक समाज भी बिखरता है और समाज में बहुत सारी महिलाओं को फिर संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। और हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह की घटनाएं समाज में घटती हैं तो जो अच्छी महिलाएं होती है, जो समाज में निकलकर काम करना चाहती है, उन पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और उनकी आज़ादी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से छिनती नजर आती है। तो उम्मीद करेंगे कि जो मंजीत जी के साथ में घटना घटी है, इस तरह की घटनाएं समाज में ना घटे और परिवार को मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। और यहाँ पर इनकी जो जीवन साथी हैं उनको भी हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने परिवार को संभालें और जो गलतियाँ आपसे हो चुकी हैं उन गलतियों को सुधार करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।